नमस्ते दोस्तों, हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का जो सीरीज है जनवरी महीने का, उसका हम लोग लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग देखते हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर किया था और इस वाले लेक्चर में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कितना जल्दी इस घटनाक्रम को कवर कर सकते हैं। टोटल 10 न्यूज़ है, जिसमें से 9 का मैंने स्लाइड लगाया है, एक को हम लोग पढ़ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण हो गया। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण लिया। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने वो, ठीक है। और 132 वर्षों के अंतराल में ये ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पहले 4 वर्ष, फिर गैप खाली, फिर 4 वर्ष, तो इस तरह से उन्होंने जो है राष्ट्रपति पद का राष्ट्रपति बने। तो इस तरह से वो जो है वो बने राष्ट्रपति। तो 4 साल पे बने, मतलब ये देखिए, है ना। पहले 4 साल पे बने, 2016 से 20 तक बने, फिर 2020 से 24 तक वो नहीं बने, जो बाइडन बने उस समय में, फिर 2024 से मतलब 2025 से फिर 2029 तक के लिए वो बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो अमेरिका के 47वें, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने, ठीक है। और इसके साथ में जो है इनके सहयोगी जो है जेडी वेंस, इनका नाम याद रख लेना है। जेडी वेंस जो है ये उपराष्ट्रपति पद के लिए वाइस प्रेसिडेंट बने। और इनका ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इनका भारतीय मूल से रिश्ता है। क्यों? इनकी जो पत्नी है उषा, वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो हमारे पास रहा कि डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बने, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति बने, और इनका संबंध इंडिया से इसीलिए है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये हो गया हमारा पहला न्यूज़ कवर। दूसरे न्यूज़ में चलते हैं। प्रधानमंत्री जो है और भी ऑफलाइन क्लास चलती है तो उसमें पढ़ाया था मैंने, तो इसीलिए उसमें लगा हुआ था। इतना बार पढ़ाना पड़ता है ना। देखिए, प्रधानमंत्री की नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना की यात्रा, 3 देशों की यात्रा हो गई। इसमें हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको खाली सिर्फ देख लेना है। तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो बोला अहमद टिनूबी जो है नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और नाइजीरिया जो है भारत में निवेश करता है 27 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का, 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भी, मतलब 200 से अधिक भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। तो भारत ने नाइजीरिया में 27 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। भारतीय कंपनी सब मिल करके मतलब 27 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री 18 से 19 नवंबर को ब्राज़ील के संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री लुइस इनासियो लुला दी सिल्वा कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये राष्ट्रपति हैं हमारे ब्राज़ील के। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं बोला अहमद टिनूबी। और लुला दी सिल्वा कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रियो डी जेनेरियो की यात्रा कर देंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा है। G20 ट्रोइका का हिस्सा कौन है? तो ब्राज़ील। उस समय, अब ट्रोइका चेंज हो गया है। भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका है, अब ब्राज़ील, अफ्रीका और अमेरिका हो जाएगा 2025 के बाद। 2026 में अमेरिका, 2026 में अमेरिका जो है वो करेगा। 2023 में भारत ने किया था, 2024 में ब्राज़ील ने किया, 2025 में साउथ अफ्रीका करेगा और 2026 में अमेरिका करेगा। तो ट्रोइका का हिस्सा है, जिस समय ब्राज़ील में मोदी जी ने भाग लिया था। G20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है भारत। और शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर भारत के रुख को सामने रखेंगे और पिछले 2 वर्षों में भारत द्वारा आयोजित G20 नई दिल्ली नेताओं के घोषणा पत्र और वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की परिणामों पर चर्चा भी करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के कई नेताओं से मिलने की भी उम्मीद है। अब गुयाना के बारे में चलते हैं। तो गुयाना में क्या हुआ है कि सहकारी गणराज्य गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, तो जो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं, ये जब इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था, तो इसमें मोहम्मद इरफान अली जो है वो गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आए थे, दौरा किए थे और उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है।
और जॉर्ज टाउन गुआना में प्रधानमंत्री दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और इस क्षेत्र के साथ भारत की दीर्घकालिक मित्रता की ओर बढ़ाने के लिए कैरिकॉम सदस्यों के साथ बैठक भी करेंगे। तो दूसरा कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दूसरा कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन हुआ है गुआना में। दूसरा कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गुआना में हुआ है। गुआना में कहाँ पे? तो जॉर्ज टाउन में। दूसरा कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गुआना के जॉर्ज टाउन में हुआ। अब अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज है G20 के बारे में। तो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ है। मतलब 2024 वाला जो सम्मेलन है G20 का, वो रियो डी जेनेरियो में हुआ है और थीम है बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट। यानी कि एक ये मतलब वाक्य, आदर्श वाक्य है कि आदर्श वाक्य यानी मोटो है बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट। हम लोग इसको 4-5 बार रिपीट कर लेते हैं। बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट। G20 ब्राज़ील में जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ, कहीं कहीं 18वां भी लिखा होता है बट प्रतियोगिता दर्पण में 19वां लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग 19वां देखते हैं। तो G20 ब्राज़ील का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ब्राज़ील में हुआ। G20 का 19वां शिखर सम्मेलन या 2024 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ब्राज़ील में हुआ। इसकी थीम है, यानी वाक्य है, मोटो है, थीम नहीं, मोटो है बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट। बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट, एक न्यायसंगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण, 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 एक न्यायसंगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण। ठीक है, अब देखिए G20 के नेता रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील के G20 प्रतिनिधि द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। थीम यानी मोटो वाक्य, आदर्श वाक्य, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण के आदर्श वाक्य के तहत G20 नेताओं ने ब्राज़ील की अध्यक्षता में 3 मुख्य प्राथमिकताओं के लिए 3 सत्र में भाग लिया। तो 3 सत्र, 3 मुख्य प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? तो सामाजिक समावेशन और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई। तो पहला है सामाजिक समावेशन और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई, दूसरा है वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार और तीसरा है सतत विकास और ऊर्जा कार्यक्रम। तो 3 जो है मुख्य प्राथमिकताएं G20 शिखर सम्मेलन में ब्राज़ील में रही, सामाजिक समावेशन और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई, वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार और सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण। तो 3 जो है इसमें वो रहे। ठीक है, कुछ वर्ड है देख लेते हैं। हम असमानताओं से लड़ना चाहते हैं और एक अधिक न्यायपूर्ण, अधिक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना चाहते हैं। आइए स्वार्थ के बजाय एकजुटता दिखाएं और हार मानने के बजाय महत्वाकांक्षा दिखाएं। देखिए, मेरा उद्देश्य लाइन बाय लाइन इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को 30 सितंबर को पीटी देना है। अभी हम लोगों को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना पड़ेगा। जब पीटी नज़दीक आएगा, फॉर्म भरा जाएगा जून जुलाई के समय में, तो हम लोग एक क्विक रिवीजन बैच लाएंगे जिसमें हम लोग 45 मिनट में इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे प्रतियोगिता दर्पण से रिलेटेड। 40 मिनट में एक महीने का कवर करेंगे प्रतियोगिता दर्पण और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे तो उसको कवर करेंगे और कवर करने के साथ जो हम लोग उसको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करेंगे। अभी हम लोगों को क्या करना है कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इसीलिए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं ताकि जो शब्द संग्रह है वो हमारे दिमाग में आए, हमारे पास शब्द आए लिखने में ताकि मुझे काम दे। देखिए कितना अच्छा शब्द यहाँ पे है कि आइए स्वार्थ के बजाय एकजुटता दिखाएं, हार मानने के बजाय महत्वाकांक्षा दिखाएं। हम लोग कहीं भी इस लाइन को कोट कर सकते हैं, इस लाइन को लिख सकते हैं। पर्यावरण से रिलेटेड कोई टॉपिक आया या कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जिसमें हम लोग लिख सकते हैं कि अंत में निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि अतः हम लोगों को ये चाहिए या पूरे विश्व को यह चाहिए कि स्वार्थ के बजाय वो एकजुटता को दिखाएं और हार मानने के बजाय महत्वाकांक्षा को दिखाएं। कितना अच्छा लाइन हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। घोषणा पत्र जारी होता है, आप लोग को पता ही है। हम वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए सामूहिक जिम्मेदारी साझा करते हैं जिसमें टिकाऊ, लचीले और समावेशी वैश्विक विकास के लिए स्थितियां बनती है। हम वैश्विक संकटों और चुनौतियों का जवाब देने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये कहा गया है। अब देखिए भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई में क्या हुआ है, सामाजिक समावेशन तथा भूख और गरीबी के विरुद्ध लड़ाई। यहाँ पे देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हैं। पहले सत्र के दौरान G20 नेताओं ने भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक संगठन के शुभारंभ का स्वागत किया जिसका उद्देश्य असमानताओं को कम करते हुए भूख को मिटाने के प्रयासों में तेजी लाना है।
733 मिलियन लोग जो है 2023 में भुखमरी का सामना किए हैं। तो कितने मिलियन लोग? 733 मिलियन लोग 2023 में, जस्ट इमेजिन कि भुखमरी का सामना कर रहे हैं। एक तरफ जहां हमारे देश में, पूरे विश्व में खाने की बर्बादी हो रही है, वहां पर 733 मिलियन लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। क्या ऐसे सपने हम लोगों ने देखे थे? आगे चलते हैं। और और जो भुखमरी का सामना करने वाले लोग हैं उसमें को कैसे हम लोग उसको दूर कर सकते हैं? तो नगद हस्तांतरण के थ्रू से दूर कर सकते हैं, घरेलू स्कूल भोजन कार्यक्रम विकसित करके दूर कर सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस तक पहुंच को सुधार करके विकसित कर सकते हैं। तो नगद हस्तांतरण के द्वारा, घरेलू स्कूल भोजन कार्यक्रम विकसित करके और माइक्रो फाइनेंस तक पहुंच को सुधार करके हम कर सकते हैं। ठीक है। अब कर सहयोग के बारे में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर रियो डी जेनेरियो G20 मंत्रिस्तरीय घोषणा का भी समर्थन किया। और प्रगतिशील कराधान के बारे में निम्नलिखित मदद मिलती है। प्रगतिशील कराधान होता क्या है? सबसे पहले देखिए टॉपिक क्या है, कर सहयोग। तो अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर रियो डी जेनेरियो G20 मंत्री स्तरीय घोषणा का भी समर्थन किया गया। और प्रगतिशील कराधान से निम्नलिखित में मदद मिलती है। तो प्रगतिशील कराधान होता क्या है? देखिए, प्रगतिशील कराधान का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है फिर भी देखिए, उच्च आय पर कर बढ़ाते हुए, उच्च आय रहेगा तो कर जो है वो बढ़ेगा, उच्च आय रहेगा तो कर बढ़ेगा। यानी कि अगर इनकम जो है, आय यानी इनकम इज इंक्रीजिंग देन टैक्स इज आल्सो इंक्रीजिंग। मतलब इनकम अगर बढ़ रहा है तो टैक्स भी बढ़ेगा। और निम्न आय पर बोझ कम करने के लिए आय असमानता में सुधार करने का लक्ष्य और संगत प्रभाव रखती है। प्रगतिशील कर का मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा आय उतना ज़्यादा टैक्स। घरेलू असमानताओं को कम करेगा प्रगतिशील कराधान, क्योंकि जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं ज़्यादा टैक्स देंगे और उसके टैक्स के पैसे से जो कम गरीब लोग हैं उसको सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, उसको सब्सिडी दी जाएंगी। राजकोषीय स्थिरता को भी मजबूती मिलेगी इससे। बजट समेकन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास वर्ड है, ये सब वर्ड मेंस में लिखने के लिए। मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास आप लोग समझ जान रहे होंगे, लेकिन बार बार सुनने से हम लोगों को दिमाग में वो छपेगा और आंसर राइटिंग में काम देगा। मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। असमानता को कम करने में, तो G20 नेताओं ने माना कि देश के भीतर और उनके बीच असमानता अधिकांश वैश्विक चुनौतियों का मूल है। तो अब असमानता क्या है? एक तरह का वैश्विक चुनौती है। अगर सवाल आ जाता है वैश्विक चुनौती से रिलेटेड कुछ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देश के भीतर और उनके बीच असमानता अधिकांश वैश्विक चुनौती का मूल है। तथा उन्होंने स्वीकार किया कि मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास हासिल करने के लिए असमानता को कम करना आवश्यक है। अगर हमें असमानता को कम करना है तो मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास हासिल करने के लिए असमानता को कम करना होगा। सभी लोगों को, चाहे उनकी आयु, लिंग, विकलांगता, नस्ल, जातीयता, मूल धर्म या आर्थिक या अन्य स्थिति कुछ भी हो, अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक सेवाओं, सभ्य काम और अन्य सामाजिक और आर्थिक अवसरों तक पहुंच होनी चाहिए, जिससे समाज में उनकी पूर्ण, समान, प्रभावी और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। हम लोग G20 का टॉपिक पढ़ रहे हैं, भूलना नहीं है। लास्ट में कंपाइलेशन कर दूंगा, अभी सिर्फ सुनते चलिए आप लोग। वैश्विक शासन में सुधार। आज वैश्विक समुदाय के सामने जो चुनौतियां हैं उनका समाधान बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधानों तथा वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए वैश्विक शासन को सुदृढ़ बनाने के माध्यम से किया जा सकता है। G20 के नेता वैश्विक शासन पर कार्रवाई के लिए G20 आह्वान की भावना में मिलकर काम करेंगे, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र और अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय निकायों का आधुनिकीकरण करना है। तो संयुक्त राष्ट्र कहीं भी लिख सकते हैं, हम लोग याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र और अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय निकायों का आधुनिकीकरण करना। यूरोपीय संघ बहुपक्षीय प्रणाली को अधिक प्रभावी और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करता है, जिसके केंद्र में संयुक्त राष्ट्र है।
इस पीढ़ी का कर्तव्य है कि हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार करें ताकि वे उस विश्व को प्रतिबिंबित करें जिसमें हम रहना चाहते हैं, अधिक न्यायपूर्ण, अधिक शांतिपूर्ण, अधिक समावेशी और अधिक समृद्ध। तो हम लोग कैसे विश्व में रहना चाहते हैं? अधिक न्यायपूर्ण, अधिक शांतिपूर्ण, अधिक समावेशी और अधिक समृद्ध विश्व में रहना चाहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला के बारे में चलते हैं। दूसरे सत्र के दौरान नेताओं ने बेहतर, बड़े और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंकों के लिए G20 रोड मैप का समर्थन किया। इस रोड मैप का उद्देश्य व्यापक सिफारिशों और कार्यों के साथ एक विश्वसनीय मार्ग तैयार करना है ताकि देशों को सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2030 एजेंडा को पूरा करने में मदद मिल सके। G20 नेताओं ने MDB तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाओं में निर्णय लेने में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बेहतर करने की आवश्यकता पर बल दिया। MDB का मतलब बहुपक्षीय विकास बैंक। अधिक वैधता के लिए दुनिया को अधिक समावेशी होना चाहिए। बहुपक्षीय विकास बैंकों के सुधार में सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। मतलब बहुपक्षीय बैंकों में सुधार सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्हें अधिक निजी धन का लाभ उठाने के लिए अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता है। किसने बोला? तो यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल, उसने बोला था ये बात। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के बारे में चलते हैं। G20 नेताओं ने विश्व व्यापार संगठन में अत्यंत आवश्यक सुधार के लिए अपना समर्थन दोहराया ताकि व्यापार को सभी के लिए विकास और समृद्धि का इंजन बनाया जा सके। सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई देखिए क्या हो। G20 नेताओं ने पुनः निम्नलिखित चुनौतियों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता पर पुष्टि की। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, मरुस्थलीकरण, महासागर और भूमि क्षरण, सूखा और प्रदूषण, इन सब पर भी निपटने में दिया। अब देखिए नेताओं की घोषणा में क्या है। हम पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य को पुनः पुष्टि करते हैं जिसके अंतर्गत वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाएगा तथा तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयास जारी रहेंगे तथा यह स्वीकार करते हैं कि इससे जलवायु परिवर्तन के जोखिम और प्रभावों में उल्लेखनीय कमी आएगी। सतत वित्त के बारे में देखिए क्या कह रहा है। G20 नेताओं ने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए सार्वजनिक और निजी जलवायु वित्त और निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। तीसरे सत्र के दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक लामबंदी के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की ब्राजील की पहल की सराहना की। यूरोपीय संघ और उनके सदस्य देश दुनिया में जलवायु वित्त में सबसे बड़े योगदान करता रहे हैं। 2023 में यूरोपीय संघ और उनके 27 सदस्य देशों ने जलवायु वित्त में 28.6 बिलियन यूरो का योगदान दिया है। तो जलवायु वित्त में सबसे बड़े योगदानकर्ता में यूरोपीय संघ भी रहे। 28.6 बिलियन 2023 में यूरोपीय संघ और उनके सदस्यों द्वारा दिया गया, $28.6 बिलियन। ऊर्जा संक्रमण में देखते हैं। G20 नेताओं ने COP यानी COP29 की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन देने का वचन दिया तथा पेरिस समझौते के अनुरूप स्वच्छ, टिकाऊ, न्यायसंगत, किफायती और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। स्वच्छ, टिकाऊ, न्यायसंगत, किफायती और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। वर्ड स्वच्छ COP29 जो है वो अजरबैजान बाकू में हुआ, हम लोग आगे देखेंगे। स्वच्छ, टिकाऊ, न्यायसंगत, किफायती और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। अब देखिए घोषणा में क्या कहा। हम वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने तथा ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को 2 गुना करने के प्रयासों के कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं। ऊर्जा संक्रमण में देखिए क्या हुआ। अब अंतर्राष्ट्रीय मामले में देखिए अपने घोषणा पत्र में G20 नेताओं ने दोहराया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप सभी राज्यों को किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध क्षेत्रीय अधिग्रहण के लिए बल का प्रयोग या धमकी से बचना चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध क्षेत्रीय अधिग्रहण के लिए बल प्रयोग या धमकी से बचना चाहिए। केवल शांति से ही हम स्थिरता और समृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। केवल शांति से ही हम स्थिरता और समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। मध्य पूर्व के बारे में क्या कहा G20 नेता ने, उसके बारे में ध्यान लेते हैं।
G20 नेताओं ने गाजा पट्टी में मानवीय स्थिति और लेबनान में बढ़ते तनाव पर अपनी चिंता व्यक्त की तथा मानवीय सहायता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। फिलिस्तीन के आत्मसमर्पण के अधिकार की पुष्टि करते हुए G20 नेता ने द्विराज्य समाधान के दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जहां इजराइल और फिलिस्तीन राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के अनुरूप सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति के साथ साथ रहेंगे। यूक्रेन के विरुद्ध रूस का युद्ध में देखिए क्या कहा गया है। G20 नेताओं ने युद्ध के कारण उत्पन्न मानवीय पीड़ा और अन्य नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला है। वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, युद्ध से क्या क्या दिक्कत होता है देखिए। वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई श्रृंखला बाधित होती है, बृहद वित्तीय स्थिरता होती है, मुद्रास्फीति और स्थिरता, बृहद वित्तीय अस्थिरता होती है, मुद्रास्फीति होता है, विकास में कमी आता है, या ऐसे बृहद वित्तीय स्थिरता में कमी आती है, सप्लाई श्रृंखला बाधित होती है, वैश्विक ऊर्जा खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा बाधित होती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, विकास बाधित होता है। उन्होंने सभी प्रासंगिक और रचनात्मक पहलों का स्वागत किया जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सभी उद्देश्यों और सिद्धांतों को कायम रखते हुए एक व्यापक, न्यायसंगत और टिकाऊ शांति का समर्थन करते हैं। अब देखिए मेन टॉपिक आ गया G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में हुआ, 2024 में ब्राज़ील में, 2025 में साउथ अफ्रीका में, 2026 में अमेरिका में। कंप्लीट है। G20 है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। बिना G20 के बारे में जाने तो हमारा टॉपिक खत्म होगा नहीं। G20 एक अंतर सरकारी मंच है जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। G20 सदस्यों में अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मेक्सिको है, कोरिया गणराज्य है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, अफ्रीकी संघ है जो कि भारत वाले में शामिल हुआ 2023 में, और यूरोपीय संघ शामिल है। स्पेन को भी अस्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो याद रखना है G20 में स्पेन शामिल नहीं है। अगर क्वेश्चन में दे देता है G20 में क्या है, कौन कौन से देश शामिल हैं, उसमें स्पेन का नाम दे देता है, तो स्पेन जो है G20 में शामिल नहीं है। इतना नाम याद रखें न रखें, लेकिन हम स्पेन को जरूर याद रखें कि स्पेन जो है, बार बार मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आया तो यहीं पे फंसाएगा कि स्पेन G20 में शामिल है या नहीं है। तो स्पेन G20 में शामिल नहीं है, याद रख लेना। स्पेन इज नॉट ए पार्ट ऑफ G20। G20 का स्पेन पार्ट नहीं है। रिमाइंड कर रहा हूँ आप लोगों को कि स्पेन जो है G20 का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन यहीं पे फंसाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से देश G20 के सदस्य देश हैं, उसमें एक ऑप्शन स्पेन रहेगा, तो उसको काट देंगे, उसको हटा देंगे, और मैं गारंटी देता हूँ बस स्पेन को हटाने से आपका आंसर आ जाएगा। पिछला शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ था। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थीम के अंतर्गत नेताओं ने अन्य विषयों के अलावा निम्नलिखित विषय पर चर्चा की थी। तो जो 2023 वाला शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, उसका थीम था एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, इतना ही चीज़ जानना है। अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में भी स्वागत किया गया था। न्यूज़ नंबर 4 में चलते हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज की 24 से 26 अक्टूबर भारत की यात्रा। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, जर्मन चांसलर। बस इसमें हम लोग को इतना इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जर्मन चांसलर जो है ओलाफ स्कोल्ज, ये भारत की यात्रा पर आए थे। और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा तो हम लोग देख लेते हैं इसमें। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के 7वें अंतर सरकारी परामर्श यानी IGC के लिए प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे, मतलब आ चुके हैं। चांसलर 24 अक्टूबर की रात को दिल्ली पहुंचेंगे और 25 अक्टूबर को पीएम मोदी से प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर मुलाकात करेंगे। इनके बाद दोनों नेता होटल ताज पैलेस में जर्मन बिजनेस 2024 के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
ठीक है। तो हमें इससे ज़्यादा इसलिए आए थे, तो परामर्श का 7वां दौर जो था IGC, अंतर सरकारी परामर्श, इंटर गवर्नमेंटल परामर्श जो है, इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस, उसके लिए वो आए थे। देखिए क्या है इंपॉर्टेंट चीज, गोवा में बंदरगाह पर कार्यक्रम। इसके बाद जर्मन चांसलर 26 अक्टूबर को गोवा के लिए रवाना होंगे, जहां जर्मन नौसेना का फ्रिगेट बैडन उर्टेमबर्ग और लड़ाकू सहायता जहाज फ्रैंकफर्ट एम मेन जर्मनी की इंडो पैसिफिक तैनाती के हिस्से के रूप में एक निर्धारित बंदरगाह पर रुकेंगे। चांसलर का प्रस्थान दिन में बाद में होगा, जो भारत की यात्रा का समापन करेगा। भारत और जर्मनी के संबंध के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं बस। जर्मनी यूरोप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच 2000 से रणनीतिक साझेदारी है, जिसे सरकार के प्रमुखों के स्तर पर अंतर सरकारी परामर्श के शुभारंभ के साथ मजबूत किया गया है। दोनों देशों के बीच रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, निवेश और उच्च शिक्षा जैसे विभिन्न मोर्चों पर सहयोग है। भारत और जर्मनी एक मजबूत आर्थिक और विकासात्मक साझेदारी साझा करता है। देश में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिन्हें देश के विकास में सकारात्मक योगदान दिया है। चांसलर स्कोल्ज पिछले वर्ष 2 बार भारत आए थे, फरवरी 2023 में 2 द्विपक्षीय राजकीय यात्रा के लिए और सितंबर 2023 में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अगला न्यूज है स्पेन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण पर स्पेन के राष्ट्रपति श्री पेड्रो सांचेज ने 28 से 29 अक्टूबर 2024 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। राष्ट्रपति सांचेज की यह पहली भारत यात्रा थी और 18 वर्ष बाद स्पेन के किसी राष्ट्रपति ने पहली बार भारत यात्रा की। उनके साथ परिवहन और स्थायी गतिशीलता मंत्री, उद्योग और पर्यटन मंत्री और एक उच्च स्तरीय आधिकारिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडल भी आया। दोनों नेताओं का कहना था कि इस यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों में नई जान डालकर इसे ताज़ा गति प्रदान की और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बढ़े हुए सहयोग के एक नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की स्पेन यात्रा के बाद से द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने अपनी टीमों के द्विपक्षीय एजेंडे को और आगे बढ़ाने और राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, रक्षा, दोनों देशों के लोगों के बीच चौतरफा आपसी और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति सांचेज का सांस्कृतिक स्वागत किया गया और उन्हें वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। उन्होंने मुंबई का भी दौरा किया, जहां उन्होंने प्रमुख व्यापारिक नेताओं, सांस्कृतिक हस्तियों और भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति सांचेज और प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में एयर बस स्पेन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा सह निर्मित C295 विमान के फाइनल असेंबलिंग लाइन प्लान का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह प्लान 2026 में भारत में निर्मित होने वाले कुल 40 विमानों में से पहला मेड इन इंडिया C295 विमान तैयार करेगा। एयर बस स्पेन भारत को फ्लाई अवे स्थिति में 16 विमान भी दे रहा है। एयर बस स्पेन जो है भारत को फ्लाई अवे स्थिति में 16 विमान दे रहा है, जिसमें से 6 पहले ही भारतीय वायुसेना को सौंपे जा चुके हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक सुरक्षा रक्षा में सहयोग, राजनीतिक रक्षा और सुरक्षा में सहयोग। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच मधुर और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और इस बात पर प्रकाश डाला कि बढ़ती साझेदारी की नींव लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून के शासन, एक निष्पक्ष और न्यायसंगत वैश्विक अर्थव्यवस्था, एक अधिक टिकाऊ और लचीले ग्रह, एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संवर्धित और सुधारित बहुपक्षवाद के प्रति साझा प्रतिबद्धता में निहित है। उन्होंने इस सहयोग के केंद्र के रूप में दोनों देशों के बीच अस्थायी ऐतिहासिक संबंधों और दीर्घकालिक मित्रता पर भी प्रकाश डाला। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि नियमित उच्च स्तरीय बातचीत साझेदारी को गति दे रहा है। उन्होंने कहा कि विदेश, अर्थव्यवस्था और वाणिज्य तथा रक्षा मंत्रालयों के बीच चल रहा द्विपक्षीय सहयोग अच्छी तरह से काम कर रहा है और रक्षा, सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक मुद्दों, संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और विविधता लाने के उद्देश्य से दोनों पक्षों के संबंधित मंत्रालयों, एजेंसियों के बीच नियमित वार्ता आयोजित करने के महत्व पर जोर दे रहा है।
दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा और औद्योगिकी सहयोग के प्रतीक के रूप में C295 विमान परियोजना में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये हो जाता है C295 विमान स्पेन के सहयोग से, C295 विमान इस बढ़ती साझेदारी के अनुरूप तथा स्पेनिश रक्षा उद्योग की उन्नत क्षमताओं और प्रतिस्पर्धात्मक और मेक इन इंडिया पहल के लक्ष्यों में इसके योगदान की मान्यता देते हुए उन्होंने अपने क्षेत्रों में अपने अपने रक्षा उद्योगों को भारत में इसी तरह की संयुक्त परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, इसी तरह से आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग भी हुआ, ये सब हुआ, तो ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ बस इम्पोर्टेंट ये है कि वर्ष 2026 भारत स्पेन संस्कृति पर्यटन और AI का वर्ष होगा। तो 2026 जो है किस चीज़ का वर्ष होगा पूछ सकता है, भारत स्पेन संस्कृति पर्यटन और AI का वर्ष होगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। उतना इम्पोर्टेंट नहीं था ये, बस इतना जानना था, जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैंने भूल के पढ़ दिया। अब देखिए एक न्यूज़ है कि राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के प्रमुखों का 27वां सम्मेलन हुआ। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के प्रमुखों का 27वां सम्मेलन सामोआ में हुआ। तो राष्ट्रमंडल दे राष्ट्रों के प्रमुखों का सम्मेलन, इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट याद रखना है कि राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो सामोआ में हुआ है। चार्ल्स द्वितीय, देखिए ये चार्ल्स तृतीय है प्रमुख के रूप में, ये जो है चार्ल्स तृतीय है राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के प्रमुख के रूप में। राजा चार्ल्स तृतीय राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में अपने CHOM यानी कि राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के प्रमुखों का सम्मेलन के लिए सामोआ पहुंचे हैं। ठीक है। और कुछ इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें अगर कुछ रहता मैं बताता। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सम्मेलन जो है भारत मंडपम में 7वें सत्र का सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र जो है वो भारत मंडपम में हुआ। इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे पढ़ देते हैं, सुनिएगा बस ध्यान से। जलवायु परिवर्तन के एक अस्थायी समाधान के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत व फ्रांस की पहल पर भारत और फ्रांस की पहल पर कब हुआ था, तो COP21 के 2015 के सम्मेलन में, COP21 के 2015 के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया गया था। ठीक है। और इसका 7वां सत्र नवंबर 2024 में दिल्ली में संपन्न हुआ। ठीक है। 120 हस्ताक्षरकर्ता देशों वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जिसमें 104 इसके लिए अनुसमर्थन यानी रेक्टिफिकेशन कर चुके हैं, यह सत्र अपने सदस्य देशों विशेषतः सीमित ऊर्जा पहुंच वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के परिनियोजन में तेजी लाने पर केंद्रित था। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बताया कि वर्ष 2024 में वैश्विक सोलर सेक्टर में $500 अरब का निवेश होने जा रहा है। भारत को सर्वसम्मति से अध्यक्ष जहां चुना गया, वहीं फ्रांस ने ग्रेनेडा को हराकर 100 अध्यक्षता हासिल की। तो भारत अध्यक्ष रहा और फ्रांस जो है वो 100 अध्यक्ष रहा। तो भारत और फ्रांस ने ISA असेंबली की अध्यक्षता और 100 अध्यक्षता बरकरार रखी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष कौन है, तो भारत, और 100 अध्यक्ष कौन है, तो वो है फ्रांस। और फ्रांस किसको हराकर 100 अध्यक्षता हासिल किया, तो ग्रेनेडा को हराकर हासिल किया। इंपॉर्टेंट न्यूज यही है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आ जाए, लक्ष्य है हमारे सौर गठबंधन का कि 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का लक्ष्य है 2030 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करना। इससे वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और 100 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की सालाना कमी होगी। इसके साथ
लिए सदस्य कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन व विद्युत उत्पादन जैसे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर उपयुक्त नीतियाँ। देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। सब वही सब लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन COP21 2015, ठीक है। इंडिया और फ्रांस के इस पर, भारत अध्यक्ष और फ्रांस सह अध्यक्ष। किसको हराकर फ्रांस बना? ग्रेनेडा को बनाकर, ठीक है। 2030 तक क्या लक्ष्य है? तो 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। COP21 2015 भारत और फ्रांस के सहयोग से बना। भारत अध्यक्ष, फ्रांस सह अध्यक्ष, ग्रेनेडा को हराकर फ्रांस बना। 2030 तक 1000 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह से हम लोग पीटी के लिए कवर करेंगे। अच्छा, सोलर अलायंस, अच्छा इंडियन सोलर अलायंस, यानी सॉरी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडियन सोलर अलायंस इसलिए बोलते हैं, इंडिया था ना, इसीलिए इंडिया इज द ग्रेट। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, COP21। देखिए कैसे हम लोग पीटी के लिए पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे तो जब हम लोग शॉर्ट मतलब 40-45 मिनट में कैसे खत्म करेंगे, देखिए। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन COP21 2015 भारत और फ्रांस के सहयोग से, भारत अध्यक्ष, फ्रांस सह अध्यक्ष, ग्रेनेडा को हराकर, लक्ष्य 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। कहानी खत्म। ऐसे करके कवर करेंगे, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया, ये देखिए। और 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को प्रोत्साहित करते हुए प्रौद्योगिकी और इसके वित्तपोषण की लागत को कम करना। यह कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगा। अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक। रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आया है जिसमें अमेरिका में पढ़ने वाले सबसे अधिक छात्र कौन है, तो ओपन डोर्स करके एक संस्था है, ओपन डोर्स करके एक संस्था है। इन्होंने एक शोध किया जिसमें अमेरिका में पढ़ने वाले सबसे अधिक छात्रों में भारतीय छात्र जो है वो सबसे ज़्यादा है। ओपन डोर्स का है। ओपन डोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट डेटा संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की गतिशीलता के बारे में जानकारी दर्शाता है। 18 नवंबर 2024 को अमेरिकी विदेश विभाग, शैक्षिक और सांस्कृतिक मामलों के ब्यूरो और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के प्रतिनिधि ने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक आदान प्रदान पर ओपन डोर्स 2024 रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर निष्कर्ष जारी किया। आगे देखिए तालिका। $11,26,690 इंटरनेशनल स्टूडेंट enrolled at US higher education institution or were an optional practical training in the 2023-24 academic year an all time high। ओपन डोर्स ने कहा 11,26,690 अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जो है वो इनरोल्ड हुए यूएस में हायर एजुकेशन करने के लिए और ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, जो कि 2023-24 का एकेडमिक ईयर था और ऑल टाइम हाई है ये। ओपन डोर्स ने कहा, ठीक है यही। अब आगे चलिए, ये देखिए इन 2023-24 द टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्रीज्ड बाय 7% from the prior academic year and reached an all-time high। Open doors। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, वही है सारा, एक इम्पोर्टेंट न्यूज दिखाते हैं ना आप लोगों को भी। ये देखिए, ये है इम्पोर्टेंट न्यूज। लीडिंग ए प्लेसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन 2023 एंड 24। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इंडिया से पढ़ने जाता है अमेरिका। इंडिया से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ने जाता है अमेरिका। दूसरे नंबर पे जाता है चाइना। तीसरे नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है साउथ कोरिया। तो इंडिया के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट
29% स्टूडेंट्स, अगर 11 लाख के आसपास जो स्टूडेंट अगर अमेरिका में है तो इसका 29% स्टूडेंट इंडिया से पढ़ने जाता है। लिखिए, देखिए, द ओपन डोर्स रिपोर्ट एंड The Open Doors reports on international educational exchange is a comprehensive information resource on international student and scholars at higher education institution in the United States and US student studying abroad. It is sponsored by the US Department of State with funding provided by the US government and is published by IIE. Important न्यूज बस इतना था। भारत, यहाँ देखिए, स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया एंड चाइना अकाउंटेड फॉर 54% ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो ऑप्शन आ सकता है कि अमेरिका में पढ़ने वाले छात्रों में सबसे ज़्यादा किन की दो देशों का है, भारत या फिर दूसरा चीन, तीसरा साउथ कोरिया, चौथा कोई और कंट्री दे दो। भारत और चीन 54%, जिसमें 29% इंडिया, 25% चाइना। 29% इंडिया, 25% चाइना। ये देख लीजिए, ये है न्यूज़ हमारा। वही न्यूज़ लग गया, 2 बार लगता है। देखिए क्या लिखा हुआ, 2,98,705 इंटरनेशनल स्टूडेंट इनरोल्ड एट देयर यूएस कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023-24, सिमिलर टू द प्रायर ईयर। देखिए, एक चार्ट दिखा रहा है, 2019-20 में माइनस हुआ था, 20-21 में -46% हो गया, 21-22 में +80% बढ़ गया, 22-23 में 14% बढ़ गया और 0.1% बढ़ा है 23-24 में। देखिए नेक्स्ट न्यूज, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 जो है वो अजरबैजान बाकू में हुआ। ये देखिए, COP29 का बैठक, यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि COP29 का बैठक अजरबैजान के बाकू में हुआ। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए महत्वपूर्ण है कि COP29 पेरिस समझौते के सभी स्तंभों, विशेष रूप से वित्त और ठोस और त्वरित प्रगति के लाए और 1.5 डिग्री लक्ष्य के पहुंच के भीतर रखने के लिए देशों के लिए काफ़ी मजबूत राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को सक्षम बना। तो COP29 का सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ, तो वो हुआ हमारा अजरबैजान बाकू में। याद रखना है यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुआ कि $300 अरब के NCQG को भारत ने स्वीकार नहीं किया। मतलब COP29 में भारत की वार्ताकार चांदनी रैना ने $300 अरब के मामूली जलवायु वित्त पैकेज को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि COP29 अध्यक्ष तथा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यालय ने उन्हें अपने आपत्तियों को व्यक्त करने का अवसर दिए बिना इस मसौदे को जबरन पारित करा लिया। $300 देने के लिए कहा कि हम $300 देंगे, मतलब लंबे विचार विमर्श तथा विकसित एवं विकासशील देशों में बहस के पश्चात 2035 तक $300 अरब की सालाना मदद के लक्ष्य COP29 में निर्धारित हुआ है। तो COP29 में क्या निर्धारित हुआ है, तो COP29 में निर्धारित हुआ कि 2035 तक जो है हम $300 अरब जो है हम लोग देंगे, विकासशील देश देगा। ठीक है, आखिरी न्यूज़ ये है, न्यूज ये है कि नेपाल यात्रा के दौरान भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक मिली। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जो है वो क्या मिला, तो नेपाली सेना में जनरल के मानद की रैंक मिली। ये आदान प्रदान होता रहता है, जब भारत के जो सेनाध्यक्ष थल सेनाध्यक्ष हैं वो जब नेपाल जाएंगे तो उनको मिलेगा और जब नेपाल के थल सेनाध्यक्ष आएंगे तो उनको भारत में दिया जाएगा। ये बहुत सालों से चला आ रहा है।
मतलब कि नेपाल के साथ सैन्य सहयोग में संवर्धन तथा दोनों सेनाओं के बीच सहयोग के लिए पहलुओं पर चर्चा करने के लिए थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 20 से 24 नवंबर को नेपाल की यात्रा की और अपनी नेपाली समकक्ष जनरल अशोक राज सिंहडेल के अतिरिक्त राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, नेपाल के राष्ट्रपति श्री पौडेल ने रक्षा मंत्री रणवीर राय से भी वार्ताएं हुई और नेपाल के राष्ट्रपति जो पौडेल थे 21 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में भारतीय सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी को नेपाल सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया। बस यही है। और ये एक नेपाल और भारत के एक दूसरे के सेना प्रमुखों को मानक जनरल की उपाधि से सम्मानित करने की परंपरा रही है। ये चीज़ को याद रखना। हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर किया उसको देख लेते हैं। हम लोग एक शॉर्ट ब्रीफ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। आप लोग हल्ला कर रहे हैं पीटी पीटी इतना लंबा पीटी 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 पीटी, अरे मेंस पढ़ोगे तो पीटी अपने आप हो जाएगा भाई। पीटी पीटी मेंस पढ़िए और पीटी को अपने आप करिए। पहला था न्यूज कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे। जेडी वेंस जो है उपराष्ट्रपति बने हैं। जेडी वेंस जो है वो उपराष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। 47वें राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप। 47वें राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप, ठीक है। और जेडी वेंस जो है ये बने हैं, इनका भारत से रिश्ता है क्योंकि उषा इनकी वाइफ जो है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। दूसरा न्यूज़ था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नाइजीरिया, ब्राज़ील व गुआना की यात्रा। कहाँ कहाँ की यात्रा की उन्होंने? नाइजीरिया की यात्रा की, ब्राज़ील की यात्रा की और गुआना की यात्रा की। नाइजीरिया की यात्रा की, ब्राज़ील की यात्रा की और गुआना की यात्रा की। और गुआना में उन्होंने क्या किया? भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन, इंडिया कैरिकॉम शिखर सम्मेलन का उन्होंने क्या किया? अध्यक्षता की, ठीक है। ये हो गया। तीसरा न्यूज़ हम लोगों ने कवर किया G20 शिखर सम्मेलन, 19वां शिखर सम्मेलन G20 का कहाँ पे हुआ? तो ब्राज़ील में हुआ। चौथा न्यूज़ हम लोगों ने कवर किया जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की भारत यात्रा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की भारत यात्रा, चौथा न्यूज़ हम लोगों ने ये कवर किया। पांचवा न्यूज़ कवर किया स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साnchez की भारत यात्रा। ये नाम पूछ सकता है, स्पेन के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के प्रमुखों का 27वां सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का 27वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो सामोआ में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, सामोआ में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय छठा न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र नई दिल्ली में हुआ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7वां सत्र न्यू दिल्ली में हुआ। भारत अध्यक्ष, फ्रांस सह अध्यक्ष, ग्रेनेडा को हराकर। जलवायु परिवर्तन के लिए COP29 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जलवायु परिवर्तन के लिए COP29 का शिखर सम्मेलन अजरबैजान बाकू में हुआ। और $300 अरब 2035 तक देने का हुआ। भारत ने इसको नकार दिया। नेपाल यात्रा के दौरान भारतीय थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी को मिला जनरल की मानद रैंक। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।